देखिए, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है जी? उधमपुर जम्मू कश्मीर। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। पूर्वी कमांड का मुख्यालय भाई कोलकाता पश्चिम बंगाल। पश्चिमी कमांड का है चंडी मंदिर हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी कमांड है जयपुर राजस्थान। मध्य या केंद्रीय कमांड है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेना प्रशिक्षण कमांड है आपकी शिमला हिमाचल प्रदेश। ये मैं आपको बहुत बार प्रश्न के अंदर करवाता हूँ। ये जो 7 कमांड है आर्मी की, एयरफोर्स की जो कमांड है, नेवी की जो कमांड है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न तो मेरे प्यारे भाई मिल ही जाता है किसी ना किसी शिप में। याद है ना आपको? बोलो यस सर, हमें याद है। हाँ, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की हमारी आर्मी है, बिल्कुल पहले नंबर की चाइना की है, दूसरे नंबर की हमारी भारत की। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार लघुतम या न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बताओ भाई साहब। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। बताएंगे सभी जवान? बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों। सिक्किम, बहुत बढ़िया, सिक्किम इज राइट आंसर होगा भाई। सिक्किम है ये भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम मेरे प्यारे भाई सिक्किम में है। सिक्किम में देखिए मात्र 6 लाख है। सिक्किम के बाद में मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और फिर नागालैंड। ये आपको ध्यान रखना है। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पहले नंबर पे यूपी, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार, 4 पे पश्चिम बंगाल, 5 पे मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है भारत में चरमपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ भारत में चरमपंथी आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखो चरमपंथी का मतलब होता है, देखो कांग्रेस 2 गुटों में बटी थी, नरम दल और गरम दल मेरे प्यारे भाई। ये जो चरमपंथी है ना मेरे प्यारे भाई, इनको आप गरम दल है वो बोल सकते हैं। ओके, गरम दल इनको बोल सकते हैं। 1907 के अंदर हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 2 गुटों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ओके, तो यहाँ चरमपंथी आंदोलन है, इसको मेरे प्यारे भाई गरम दल है वो कहा जाता है, इसको गरम दल कहा जाता है। इससे जो संबंधित थे वो थे लाल, बाल, पाल मेरे प्यारे भाई। इससे जो संबंधित थे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तो थे आपके गरम दल से। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले है ना मेरे प्यारे भाई, ये नरम दल से थे। ये आपके नरम दल से थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए, हमारे जितने भी जवान बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य से कौन सी नदी निकलती है? इनमें से मध्य प्रदेश से कौन सी नदी है वो निकलती है? नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भाई। सर मेरे आधार कार्ड में, एक सेकंड, आपका कमेंट मैं पॉज करके देखता हूँ, ऊपर चला जा रहा है बार बार। आप लोग आंसर बताओ भाई तब तक। कमेंट मिल नहीं रहा भाई आपका, गोली से भी तेज ऊपर चला गया। सर क्या ट्रेडमैन का फॉर्म भर दिया है? क्या आर्मी जेडी का भर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, एक ईमेल आईडी से, वो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चलिए, एक जवान का लंबा चौड़ा मैसेज था वो निकल गया यार। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है भाई? तो नर्मदा। नर्मदा जिसका मेरे प्यारे भाई उद्गम है वो कहाँ से होता है? आप कहोगे मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से उद्गम होता है। ठीक है मेरे जवान, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य कार्य कौन सा है भाई? ग्रामीण क्षेत्रों, बताओ मेरे प्यारे जवानों। आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे। हम भी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और हमारा मुख्य व्यवसाय क्या है? आप लोगों ने मुझे देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, कृषि। और अभी आपको पता है गेहूं है, सरसों है, जो है रबी की जो फसलें हैं उनकी कटाई चल रही है और आपका गुरुदेव भी, उनकी कटाई में बड़ा योगदान है हमारा, है ना? हम भी लगे रहते हैं छुट्टियों के अंदर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा कृषि मेरे प्यारे भाई। ग्रामीण क्षेत्रों का जो मुख्य व्यवसाय है मेरे प्यारे भाई वो है कृषि। कृषि पर आधारित रहते हैं हमारे किसान भाई। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से होता है? वित्त आयोग यह है भारत का एक संवैधानिक निकाय है। यह एक कैसा निकाय है मेरे राजा? यह एक, ध्यान रखना है, संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग मेरे प्यारे भाई कौन से अनुच्छेद में है? अब देखो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल ऑप्शन बी आपने ठीक बताया है, अनुच्छेद 280। शाबाश मेरे प्यारे भाई। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी गई? बताओ भाई। और देखो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। आज मार्च को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मेरे प्यारे भाई मैच है वो लाइव होगा 8 मार्च को। मैंने आपको कभी नहीं बोला है कि आप लोग मैच देखा करो, लेकिन फाइनल मैच आप लोग टाइम निकाल के जरूर देखो क्योंकि फाइनल मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे आईपीएल का देखो, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप का देखो, चाहे आप टेस्ट मैच का देखो, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप का देखो, मेरे प्यारे भाई फाइनल मैच हमेशा सबको देखना चाहिए। हम लोग भी मेरे प्यारे भाई फाइनल तो देखते ही देखते हैं। हालांकि मैंने सेमीफाइनल भी देखा, बड़ा मजा आया मेरे प्यारे भाई। एकदम धड़कनें थक कर रही थी, जिन्होंने देखा था उनको पता भी है क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में अच्छे प्रश्न तैयार होते हैं। ओके, आईपीएल 2025 में देखो पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी जाती है? पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है ना, प्रसिद्ध कृष्णा के पास। इसके पास थी भाई, प्रसिद्ध कृष्णा के पास थी, ध्यान रखना है। पर्पल केप, ऑरेंज केप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है ये साई सुदर्शन के पास थी मेरे प्यारे भाई। आईपीएल 2025 का किताब है वो आरसीबी ने जीता, उपविजेता पंजाब किंग्स थी, याद रखना है आपको। ओके, वायुसेना की प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बताओ भाई। अब आपको देख सकते हैं एक ही शिफ्ट के अंदर 2-2 प्रश्न सेनाओं के आए हैं। आर्मी की भी प्रशिक्षण कमांड पूछी है और नेवी की भी प्रशिक्षण कमांड पूछी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्मी एग्जाम। मैंने जो आपको पहला टॉपिक तीनों सेनाओं से संबंधित वाला जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लें।
वहां से प्रश्न आता है। बताओ भाई फटाफट। तो यहां सही आंसर हो जाएगा वायु सेना की जो प्रशिक्षण कमांड है वायुसेना की कहां हो जाएगी? बेंगलुरु। बहुत बढ़िया भाई, बेंगलुरु जितने जवान बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, जो हमारी वायुसेना है अभी वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना कमांड है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय भाई शिलोंग के अंदर है, मेघालय में। पश्चिमी कमांड का है नई दिल्ली में। दक्षिणी कमांड का है तिरुवनंतपुरम केरल में। केंद्रीय कमांड है आपकी इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में। दक्षिणी पश्चिमी कमांड है गांधीनगर गुजरात में। मेंटेनेंस कमांड है नागपुर महाराष्ट्र में। सेना प्रशिक्षण कमांड है बेंगलुरु कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें तेज कदम व जोरदार घुमाव के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें तेज कदम व जोरदार घुमाव के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आया हुआ। सर 8 तारीख को छुट्टी दे दो। 8 तारीख को तो संडे है भाई, 8 तारीख को तो संडे है मेरे प्यारे भाई। संडे को तो वैसे छुट्टी रहती है, हालांकि हम नर्सिंग का पेपर करते हैं इस टाइम 8 तारीख को। तो देखो मेरे प्यारे भाई, देखो वर्तमान में कितने क्लासिकल डांस है? आप कहोगे सर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इनमें से अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जो कलाकार होता है वो पैरों में घुंघरू के साथ साथ तेज कदम व जोरदार घुमाव लगाता है, तो वो है कथक। काफी बच्चे बता रहे हैं कथक है मेरे प्यारे भाई। और ये कथक ध्यान रखना उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। उत्तर भारत का मेरे प्यारे भाई, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम हमारा पुराना है सबसे, मंदिरों नाट्यम हमारा पुराना है सबसे, मंदिरों को समर्पित है। ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का। प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ये आर्मी एग्जाम 2023 में भी आया था, उसके बाद 24 में नहीं 25 में दोबारा पूछ लिया। आपका एग्जाम 26 में होगा, तो ऐसा नहीं है कि 2023, 24, 25 में जो प्रश्न है आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। सभी तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे ये प्रश्न रिपीट हुआ। ओके, हाँ जी गुरु जी मेरी बात सुनो। अरे 2500 बच्चे लाइव है, एक एक बच्चे की बात सुनूंगा तो मैं पेपर कब कराऊंगा भाई। आपका जो भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उनकी रिप्लाई कर दूंगा वहाँ, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर होगा, देखो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1775 से 1782 के मध्य हुआ था, और सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त हुआ 1782 में। सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना है वो कब हुई मेरे प्यारे भाई? सभी हमारे क्रांतिकारी जवान इसका आंसर बताएंगे भाई। और इसकी स्थापना की किसने सर? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके मेरे प्यारे भाई जो फाउंडर है, संस्थापक है वो कौन है? देखिए फिरोज शाह मेहता। कौन है मेरे प्यारे भाई? हार तो वही बहुत फाइनल में किस किसका इंडेक्स आया था? न्यूजीलैंड तो टट्टी टीम है। अहमदाबाद में तो बहुत ही बड़ा है, तो किलो हो जाए बाद में पहले बैटिंग करने की न्यूजीलैंड की कोशिश करी। फिरोज शाह मेहता, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी। अरे उससे खतरनाक पकड़ी एक बदरुद्दीन तैयब जी, इसके अलावा गिर गया नीचे को। कल एक बात है, अगर मैच अगर कैच थोड़ा पकड़ते ना तो मैच नहीं। और ना खुद नहीं पकड़ लेती, अभी वो सामने दिखाई दे गया। अगर वो ना गिरता ना तो लेके ऊपर जाता, पक्का हो जाता। डाटा नहीं चल गया। पासवर्ड मम्मी का नया पासवर्ड
और है केटी तेलंग मेरे प्यारे भाई। ये इसके संस्थापक है, इन्होंने स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय हितों को बढ़ावा देना और राजनीतिक जागरूकता को फैलाना। इसकी स्थापना इन्होंने 1885 में की मेरे प्यारे जवान। अब की सर 1885 के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरफ्तारी की व्याख्या संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी की बात हो रही है। अपराध से संबंधित आर्टिकल 20, गिरफ्तारी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है मेरे प्यारे कॉपी कर लेने चाहिए पे बताओ। सर मेरे आधार कार्ड में एक सर जी 12 अप्रैल वालों के लिए पुष्कर जी 12 अप्रैल के लिए बताओ सर जी, मतलब 12 अप्रैल वालों के लिए क्या बताऊं भाई? रन देते नोबल लफीजा सर डाउट है कि फॉर्म भरते टाइम हाइट और चेस्ट सेम डालनी चाहिए या कम डाले तो कोई प्रॉब्लम? लगभग डाल देना, तो वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे भाई। प्लीज सर मेरा कमेंट पढ़िए। मैंने आर्मी स्टडी ऐप से कोर्स लिया है, उसमें साइंस में पूरी क्लासेस नहीं आ रही भाई। पूरी कैसे आएगी? लाइव बैच लिया है आपने, तो वो तो जैसे जैसे हम लोग डेली पढ़ाते हैं और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। बाकी आप कमेंट कर देना यार, सभी बच्चों के लिए मैं माफी चाहता हूँ, सबके कमेंट नहीं पढ़ सकता। गिरफ्तारी की व्याख्या संविधान के कौन से अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में है। ऑप्शन यहाँ सी आपका राइट होगा भाई। ऑप्शन सी मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा है? भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा है? इस कौन सा को इधर लेके आओ, इस निकाय को इधर लेके आओ भाई। भारत का इनमें से संवैधानिक निकाय बताओ भाई कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों, बताओ फटाफट। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। सर मेरा टेक्निकल में आईटीआई का ट्रेड नहीं है, तो मैं फॉर्म फिलहाल बिल्कुल भर सकते हैं सर। आर्मी कलर के लिए कुछ करिए। कलर का संडे को टेस्ट होगा, ऐप के अंदर भी होगा और आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर भी होगा। सर हम लोगों का बैच में प्रॉब्लम होता है, उसे कहाँ पूछेंगे? टेलीग्राम चैनल दे रखा है ना आपको? टेलीग्राम चैनल है आपके माई कोर्स में। डाउट प्रूफ मेरे प्यारे भाई दिया हुआ है, आपने चेक नहीं किया होगा। ओके दिया हुआ है। चलिए, तो इनमें से संवैधानिक निकाय की बात हो रही है, तो देखो योजना आयोग, इसके स्थान पर तो नीति आयोग आया था। ये तो गैर संवैधानिक है। ये तो मेरे प्यारे प्रभु गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग है जो अनुच्छेद 280 में है, ये आपका संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है भाई? वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री आपको बताना है। बताओ मेरे प्यारे जवानों, कौन है जी? सभी जवान बताएंगे वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री। देखो ये वर्तमान वाला डाटा है ना, आप लोग भी वर्तमान में खुद को अपडेट रखा करो। अभी आप लोगों ने देखा होगा आज के ही न्यूज़पेपर में लगभग 6 राज्यों के 6-7 राज्यों के जो राज्यपाल है ना, वो चेंज हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में देखना बिहार के जो मुख्यमंत्री है ना, नीतीश कुमार, वो उधर राज्यसभा की ओर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां पर भी नए सीएम आपको देखने को मिलेंगे अप्रैल तक मेरे प्यारे भाई। लेकिन 6 राज्यों के राज्यपाल है वो बदले जा चुके हैं, ध्यान रखना है। और कल आपको ऐप के अंदर करंट जीके में सर अपडेट भी करवा देंगे, तो जहां आपने लिखा हुआ है वहां कट करके नए वाले नाम लिख लेना। वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण है भाई। कौन है सर? निर्मला सीतारमण इज राइट आंसर हो जाएगा। मासूम फिल्म के निर्देशक कौन है भाई? मासूम फिल्म के निर्देशक आप सभी जवानों को बताना है। बताओ भाई। हाँ जी, मासूम फिल्म के निर्देशक कौन है मेरे प्यारे भाई? तो यह है आपके शेखर कपूर। शेखर कपूर इज राइट आंसर होगा। अब बताओ जीके वाले सेक्शन में 15 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ फटाफट। और कुछ नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं भाई, ये है हमारा सिलेक्शन बैच। 1 से 15 जून के बीच आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम को पढ़ने के लिए बैच काफी है। कंप्लीट अच्छे से पढ़ दो, इसके बाहर कुछ अभी आपको एग्जाम में नहीं मिलना। इसमें हम लोग रिवीजन भी कराएंगे, क्रैश कोर्स भी आपको लास्ट में फ्री देंगे, 40 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट देंगे, 20 मिनी मॉक टेस्ट देंगे। सारी सुविधाएं हैं वो आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप डाउनलोड करना, वहां न्यू कोर्स पे जाके जो भी आपका ट्रेड है वहां से अपना सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना, अच्छे से मेहनत करना। ठीक है भाई, चलिए स्कोर ठीक है, कुछ बच्चों का अच्छा है, कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर डाउन भी है। तो अभी भी समय है आपके पास। देखिए मार्च, अप्रैल, मई, अभी काफी दिन है आपके लिए। थोड़ा सीरियस हो जाओ और अच्छे से मेरे प्यारे भाई आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो यार। त्योहार हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं। आप लोग भी वादा करो कि सर हम नेक्स्ट होली आने से पहले बिल्कुल फौज की वर्दी में है वो। चलिए थैंक यू, जय हिंद। आगे पूरा टेस्ट लगाइए, डीएस2 आ रहे हैं, आइए सर। वहीं पे जाकर मार रहे हैं। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी में आप लोग वापस से जुट चुके हैं। होली का पर्व आपने अच्छे से मना लिया है। अब दोस्तों वापस से लग जाओ अपनी उसी रफ्तार से, उसी जोश और जुनून से, क्योंकि एग्जाम तक हमें अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत करना है। तो ये ओरिजिनल सीरीज आपको कभी भी नहीं छोड़ के जाना। कारण है इससे आपको पता लगेगा कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए थे। ये ओरिजिनल प्रश्न है, हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न नहीं है। आप जैसे ही जो भी आपके आपसे पहले जो पढ़े हैं उन्होंने पेपर दिए, उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन हमें बताए गए थे, उनको हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए, ताकि जो नहीं तैयार, जैसे आप 2027 वालों को आँख खुली मेरी, मैं कहा देख तो लूं, देखा तो इंडिया जीतती बड़ी है। बस नहीं लगे रहो, एक बार सेशन को दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो। आज मैं आपको रूबरू कराता हूं। तो पता मैं डाटा चल गया, मैंने एरोप्लेन मोड लगा कर 1 जुलाई की 2 शिफ्टें मैं आपको करवा चुका हूं, 30 जून की 4 शिफ्टें आपको करवा चुका हूं। अब YouTube पर जाकर उसको देख सकते हैं जो नया जुड़ा है उनके लिए। एक बार लाइक ठोको, देखिए लाइक नहीं ठोकोगे यार मजा नहीं आएगा। अरे मैं तो देखो पहला सवाल आपके सामने है, विस्थापन का एसआई मात्रक कौन सा है? बताओ ये मात्रक पढ़ते मैंने हैं देखा फिजिक्स में, विभिन्न भौतिक राशियों वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप विस्थापन हम सेपरेट पढ़ते हैं। देखो सेकंड नहीं है, सेकंड आप जानते हैं समय का होता है, बराबर चले न्यूटन आप जानते हैं बल का हो सकता है या भार का हो सकता है, 222 से कार्य का हो सकता है, 225 से ऊर्जा का हो सकता है, ऊष्मा का हो सकता है। मैंने बचा जाकर कौन सा मीटर है? विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होगा। विस्थापन दोस्तों सदिश राशि में आता है, ये भी आपको बता दूं। ये सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे डाटा चल लिया। वेक्टर में आएगा, सदिश राशि में आएगा। दूरी होता तो अदिश होता, मात्रक तो दूरी का भी मीटर ही होता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण है? ये भी आपके थर्ड शिफ्ट का ही है। आज सारे थर्ड शिफ्ट के ही चलेंगे आप। मिश्रण कौन सा है? वायु, सीमेंट, जल, बारूद। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऐसे बताना है आपको, ये बताना मिश्रण नहीं है।
तो देखो वायु बिल्कुल गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण है, तो ये तो मिश्रण है भाई। वायु का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वायु में गैसों का क्या है, मिश्रण है। सीमेंट है, सीमेंट के अंदर देखो चूना है, प्लस सिलिका है, प्लस चूर्ण है, प्लस जिप्सम है, प्लस एल्यूमिना है। तो ये भी देख लो मिश्रण है। इन सब से मिलकर सीमेंट बनता है। सीमेंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, जल का सूत्र है दोस्तों। तो ये मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण नहीं है, ये एक यौगिक का कंपाउंड है। बारूद तो मिश्रण है भाई, सल्फर प्लस चारकोल प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, इन सभी का मिश्रण है। तो यहाँ पर जल मिश्रण नहीं, यौगिक का जल। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? आपको हार्ड मेटल पूछा है, प्लेटिनम, टंगस्टन, हीरा, सोना। बहुत बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में बिना सोचे उत्तर लगा देते हैं, ये नहीं देखते पूछा क्या। अगर यहाँ ये पूछता कि प्रकृति में सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है या पदार्थ कौन सा है, तब तो दोस्तों आपको हीरा करना है। लेकिन यहाँ इसने क्लियर कर दिया आपको धातु बतानी है, मेटल बतानी है, जबकि आप जानते हो हीरा नॉन मेटल में आएगा, क्योंकि कार्बन का अपरूप है तो नॉन मेटल ही होगा। तो फिर हमारे पास अब ऑप्शन बचा प्लेटिनम। बिल्कुल जान हलक देखो प्लेटिनम ऑप्शन नहीं होता, एक नंबर पर ये है, 2 नंबर पर टंगस्टन। अगर प्लेटिनम नहीं होता तो फिर हम टंगस्टन पे जाते, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों आ जाए तो प्लेटिनम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको, पहली वरीयता देना है। चलिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? फिजिकल चेंज। आप खुद देखो, आपको मैं ओरिजिनल पर्सन दिखा रहा हूँ ये, और अभी जो बंदे पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये टॉपिक कर लिए, तो खुद देखो कि हम भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बताओ पढ़ते हैं ना। तो देखो, चौक को तोड़कर चूरा करना, बर्फ का पानी में बदलना, लोहे की आरी को गर्म करना, या सभी। आप जानते हैं अगर ऑप्शन में 2 अगर भौतिक आ गए ना, तब तो उपरोक्त सभी होगा। देखो, बर्फ का पानी में बदलना ये तो भौतिक अवस्था परिवर्तन है। लोहे की आरी को गर्म करना, गर्म करोगे तो वो लाल हो जाएगी, छोड़ोगे तो वापस वैसी कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तरफा उत्तर आएगा आप सभी। तीनों ही भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। भाई चौक को तोड़कर चूरा बनाया है, वापस से आप उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। सीरीज अभी हुई है उनसे। हाँ हाँ, एक मैच जीते, वो भी बड़ी उस मसा में जीते, उसमें उसका आप ठोस पदार्थ बना सकते हो उसको। भाई चूरा मतलब उसका पाउडर बना दिया, पाउडर से वापस तो तैयार हो सकती है, वापस तैयार हो रही है तो जाएगी। नेक्स्ट देखो, पशुओं में खुर पका मुंह पका रोग किसके कारण होता है? मुंह पका खुर पका होता है तो देखो इस तरीके से छाले टाइप हो जाते हैं, तो वो न तो निगल पाता है न कुछ पी पाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी या प्रोटोजोआ। और ये सवाल मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो आता है धान का खेरा रोग जो टीए भर्ती में आया था, एमआर में भी आ चुका है, ये अब की बार आपके भी रिपीट होगा। इसका थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। बताओ देखिए इसका उत्तर क्या होगा? बढ़िया। दोस्तों देखो, पशुओं के अंदर पूछा है, अब की बार हम इनको भी टच कर रहे हैं। दो बॉल में और मैराथन जब आएगी आपके एग्जाम के नजदीक, तो मैं स्पेशली आपको पशुओं के पौधों के ये विशेष तौर पर मैं एक सेपरेट पीडीएफ के माध्यम से आपको सारे मोस्ट बताऊंगा। दोस्तों ये होता है वायरस या विषाणु के कारण, और उसके वायरस का नाम है एप्थो वायरस। ये एप्थो वायरस होता है। इस एप्थो वायरस के कारण पशुओं में खुर पका लपेटने से इस तरीके से छाले टाइप हो जाते हैं, चमड़ी कट जाती है, जलन होती है जब वो पानी पीते हैं या चारा जो भी खा रहे हैं, उसकी वजह से। रोग पैदा करने वाले जीव को क्या कहते हैं? एंजाइम, रोगजनक, हार्मोन या पोषक तत्व। जब अपन मानव रोग की शुरुआत करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यही चीज पढ़ते हैं। बताइए, रोग पैदा करने वाले जीव, भाई जिसकी वजह से रोग होता है। आप खुद देखो, एंजाइम का काम तो होता है पाचन, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, पाचन से मतलब नहीं है। हार्मोन्स का काम उत्तेजना से है, उत्तेजित करते हैं, तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं है। रोग पैदा करने वाले पोषक तत्व तो हो ही नहीं सकते, पोषक तत्व तो हमारी बॉडी के लिए अनिवार्य है। तो हमारे पास एक ही कारण बचा, रोग। हाँ, इसको आप रोग कारक कह सकते हैं।
उसे छोड़ के टट्टी आप इसको पैथोजन कह सकते हैं, मारेगा एक ही मारी आउंस रखते पैथोजन भी कह सकते हैं। बात उसको तो सब पे रोग कारक है, देखा है सिलेबस में उसको आप देख रहा है पैथोजन भी कह लास्ट नंबर सकते पा रहा है ना 7.5 रुपए तो बहन 250 300 250 हैं। ठीक है, हाँ अब जब तक पीटी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, बलागुण, घर्षण या कार्य? आइए क्या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, जैसा कह रहा है वैसा सूत्र बनाओ। देखिए, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F बट्टा A। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सूत्र किसका है? क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ये दोस्तों P के बराबर होता है, और P फॉर प्रेशर होता है, मतलब दाब होता है। ये देख लो, परिभाषा को भी नहीं छोड़ा है। इसलिए जब मैं दाब और वायुमंडलीय दाब, जब फिजिक्स में हम सेपरेट टॉपिक पढ़ते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ इनकी परिभाषा पर थोड़ा गौर कीजिए। दाब बराबर क्षेत्रफल बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। जहरीली गार्ड है चलिए, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? स्मरण का मतलब होता है सोचने की क्षमता, सोचने की कह दो, यादाश्त की कह दो। ये क्षमता कहाँ होती है? मेडुला ओब्लागेंटा में, सेरिब्रम में, ब्रेन कैविटी में, सेरिबेलम में। हमारे ब्रेन के किस भाग में स्मरण क्षमता, सोचने की क्षमता होती है, या जहां पर मेमोरी होती है, यादाश्त केंद्र होता है? देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, इसमें तो शरीर संतुलन के केंद्र है, शरीर संतुलन, बॉडी बैलेंस के हैं। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र है, जो अनैच्छिक क्रिया होती है ना, उसके केंद्र है। अनैच्छिक मतलब जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, इसके सेंटर होते हैं। और बचा कौन सा? सेरिब्रम। ब्रेन कैविटी का मतलब खाली जगह में तो होगा नहीं, इसको हम हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और आगामी एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही दोस्तों प्रमस्तिष्क होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त गाढ़ा किसके कारण होता है? अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से, पानी की कमी से, बहन का बड़ा डर चलता अंदर आएगा। आरबीसी की अधिकता से, गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से। भाई, रक्त गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब होता है, एक तो होता है तनु मतलब पतला, गाढ़ा का मतलब होता है जो थोड़ा सा गोंद टाइप बन जाता है, थोड़ा गाढ़ा बन जाता है। और गाढ़ा कब बनता है? जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना हमारे ब्लड में, एक प्रोटीन के रूप में बहता है, लाइपोप्रोटीन के रूप में बहता है। हमारे ब्लड में लाइपोप्रोटीन के रूप में कोलेस्ट्रॉल है, और ये जब अधिक होगा तो ब्लड गाढ़ा पड़ेगा, तो धमनी में ये ब्लड बहने से रुकावट पैदा करेगा, जिससे हार्ट का दाब पड़ता है, तो कोरोनरी धमनी फटती है। तो हार्ट अटैक का कारण क्या है? इसी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। चलिए, कैंसर कितने प्रकार का होता है? 2, 7, 10, 4। ये भी रोगों से ही आ रहा है। तो रोग वाला चैप्टर आप देख लो कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है दोस्तों। भाई, कैंसर कितने प्रकार का होता है? कैंसर बेसिकली देखो, अगर ऐसे तो देखें तो कैंसर बहुत टाइप मुझे लगा रोहित का फोन आउट रख ले, लेकिन मोटा मोटा देखें तो 4 टाइप का कैंसर है। पहले 4 टाइप का मतलब, एक तो होता है लीवर का कैंसर, हड्डियों का, स्किन का तो वाला चला रहे कैंसर, होंगे। इसके अलावा ग्रंथियों का और रक्त वाहिनियों का। ये 4 मोटे मोटे होते हैं। हाँ। बाकी तो देखो, मुंह का कैंसर है, लंग्स ठंडे के कैंसर दिन है, देखते होंगे। अलग अलग कई टाइप के हैं। स्किन कैंसर तो इसमें चलो शामिल हो जाते हैं। तो लिम्फोमास होता है, साइटोमास होता है, सार्किनोमास होता है। इस प्रकार से ये 4 टाइप के कैंसर। तो कैंसर का कारण पूछ ले, अब की बार हो सकता है कैंसर का कारण पूछ ले, तो कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, तो गांठे टाइप बन जाती है। वही गांठे एक
सुदम से दुर्दम का रूप लेती है तो वो गांठ फूलकर फूटती है। तो जहाँ-जहाँ उसके अंश गिरेंगे वहाँ नई गांठ बना लेगी। तो कैंसर में यही होता है, अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। द्विविखंडन में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। अब ये है लॉलीपॉप वाला सवाल। जैसा नाम वैसा अर्थ, वैसा उत्तर। भाई द्विखंडन, द्वि का मतलब क्या होता है? 2 होता है। कितने भाग में बनता है? 2 भाग में बनता है। और द्विखंडन आपको पता है ये अलैंगिक जनन की विधि है, तो अमीबा में है, जीवाणु में। खास तौर पर इन 2 का नाम ध्यान रखना है, पैरामीशियम, अमीबा, ये तो एक ही ग्रुप के आ जाते हैं। अमीबा जीवाणु के अंदर तो होना ही होना है। चलिए, सल्फर का रासायनिक सल्फर का रासायनिक सल्फर का रासायनिक सूत्र क्या है? H2S6S8N2। N2 तो नहीं होगा, होगा तो सल्फर का S है। लेकिन अब देखो, जब अपन धातु और अधातु पढ़ते हैं तो नॉन मेटल में हम सल्फर का जिक्र जरूर करते हैं। सल्फर का एक अणु, ये आपको पता S8 अवस्था में मिलता है। एयरटेल का क्या? कौन सी अवस्था में? S8 अवस्था में मिलता एयरटेल है। का चल गया। तो यहाँ पर S8 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? S8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? क्या करोगे? भाई प्राकृतिक का मतलब है जो अपन को प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक संसाधन होगा। तो बताओ वो जल होगा, कोयला होगा, वायु होगा, या सभी? भाई देखो, पानी है, ये कोई इंसान बनाता नहीं है, प्रकृति से मिल रहा है। कोयला है, ये भी औषधि चट्टानों से मिल रहा है, जीवाश्म ईंधन है। वायु है, एयर है, ये भी हमें प्रकृति से मिल रहा है। इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखो, किस रोग के कारण पैरों में अत्यधिक सूजन, आकार व मोटे हो जाते हैं? वह मोटे हो जाते हैं। मलेरिया, हाथी पांव, चेचक, डेंगू। देखो ये इस तरीके से डायग्राम में दिखा रखा है ना, एक पैर सूज के मोटा हो गया। ये आपको बताना किस में हो। किस रोग के कारण पैरों में अत्यधिक सूजन, आकार व मोटे हो जाते हैं? तो वो हाथी पांव। हाथी पांव का रियल में नाम होता है फाइलेरिया। कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। क्या? हाथी के जैसा पैर फूल के मोटा हो जाता है इसका। चलिए दोस्तों, अंतिम सवाल, ये थर्ड शिफ्ट के हैं, आप देख लो। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? आमाशय, ग्रसनी, बढ़िया, टाटा चल छोटी? लिया है। ये सवाल पीछे की बढ़िया चल लिया 31 है। जून की एक शिफ्ट में भी आया था और यहाँ ये फिर से रिपीट हो रहा है कि भोजन का अवशोषण जो है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो वो अंग आएगा दोस्तों छोटी आंत, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन इसी में होता है। जब कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है तो अवशोषण भी यहाँ होगा। भाई अवशोषण का काम छोटी आंत में रंसाकुर के द्वारा होता है। ये अगली 2026 के लिए ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में विलाई बोलते हैं। भोजन का अवशोषण रंसाकुर या विलाई में होता है। ये अपन पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, ये पाचन से सवाल पूछा था। अब बताओ, आज की शिफ्ट के ओरिजिनल प्रश्नों में आप कितना सीखा? जो फाउंडेशन बेच के हैं वो तो भाई पूरा सिलेबस कर चुके हैं, तो उनका तो अच्छा स्कोर जा रहा है। इस तरीके के सवालों के इर्द गिर्द हमको सवाल पकड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जिस सवाल पर हम अपनी पकड़ बनाएंगे उससे दाएं बाएं कोई भी सवाल आए हम उसमें अटकेंगे नहीं। आपको तो भाई आपको तो सिर्फ 15 सवाल देखने हैं, हम आपको 15 शिफ्टों के 225 सवाल पूरे दिखा, इससे आपको आइडिया बने। चलिए मिलेंगे कल अगली शिफ्ट के साथ और शानदार सवालों के साथ। लगाइए ओरिजिनल टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ना है। अब अपनी तैयारी में बिल्कुल तन मन के साथ जुड़ जाइए। मेरे पेपर हो गए, अब मैं पढ़ूंगा पक्का भी निकलने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी फौज, कैसा है जोश? आई होप सभी कुशल मंगल स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे हैं। जो सपना मेरे भाई आप सभी ने समझ रखा है कि अब की बार हमें फौजी बनना है। बचपन में जो मिट्टी खाई थी, बचपन में जो मिट्टी खाई मुझे चुकाना है। तुम बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर साहिब,
हमें फौज में अब जाना बायो है, बना बहुत हमें वो फौज में कुछ जाना सीट है। है मेरे प्यारे बच्चे सेशन को शुरू करते हैं। आज एमएस सर थोड़े से काम से यहाँ नहीं आए हैं, बता क्या करा उनकी अनुपस्थिति में ये सेशन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो सभी प्यारे बच्चों से आग्रह रहेगा कि मकरागिरी नहीं करनी है, ईमानदारी से सेशन लेना है और कमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके मेरे प्यारे बच्चे आंसर के आने चाहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आओ रविंद्र देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20 चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि मूल्य के अंदर, यदि मूल्य में मेरे प्यारे बच्चे आपसे कहा है कि यदि मूल्य में 2 रुपये की वृद्धि हो जाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि अगर मूल्य में आप 2 रुपये की वृद्धि हो जाने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहोगे सर 2 रुपये की वृद्धि हुई, कितने में से हुई सर 20 रुपये में से हुई। परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं, तो आप कहोगे सर 100 से, और किसका निशान लगा दोगे, परसेंटेज का निशान लगा दोगे। काटा छाटी करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको काटोगे तो ये 10 और इस 0 से उड़ा दोगे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10%। भाई सिंपल सा है, चीनी का मूल्य पहले होता था 20 रुपये प्रति किलोग्राम, आपने 2 रुपये की वृद्धि कर दी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2 रुपये की वृद्धि 20 पे हुई, तो 100 पे कितना होगा, यही तो परसेंटेज है। तो 10% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछा है, आपको 22 और 32 का एससीएफ पूछा है। एससीएफ का मतलब होता है आपसे मैसे पूछा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 22 और 32 का अगर आपसे मैसे पूछा है तो इसके टुकड़े कर लो 11 × 2, और इसके सिंपल से करोगे तो 16 × 2। तो मैसे का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, 2। तो इसका जो मैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन आपका ए मेरे प्यारे बच्चे राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए जो है मेरे लाडले, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बोला है 310, 110 और 90 का औसत बताइए। तो औसत की परिभाषा आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत की परिभाषा आप सभी को पता है, राशियों का योग। तो सभी राशियों का योग कर लो, 310 प्लस 110 प्लस 90। आप इनको जोड़ोगे तो ये वो 400 और 500, 110 जोड़ोगे तो 510, और भाग किसका दोगे, 3 का। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 510 हो गया, 3 का भाग दिया तो यहाँ आ गया 3 एकम 3, 7 और 0, 170 रुपये आ गए मेरे भाई। यानी कि इनका जो औसत है वो कितना है, 170। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो मेरा प्यारा बच्चा कह सकता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन होगा। यानी कि बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपसे बोला है 1/2, 2/3, 3/4, 1/4 में सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो कंपेयर कर लो मेरे प्यारे बच्चे, कंपेयर करोगे इन दोनों में, तो इसको इससे गुणा करके वैल्यू यहाँ रख दो 4, इसको गुणा करके यहाँ रख दो 3। तो छोटा कौन है, 3 या 4, तो आप कहोगे 3। तो मेरे भाई ये ऑप्शन आपका हटा दो। यानी कि कहने की बात अपन ये करें तो 2/3 हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हटा दो, ये ऑप्शन प्यारे बच्चे हटा दो। अब ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें कंपेयर करो, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो फिर ये बड़ा हो गया, तो 3/4 भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हटा दो मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब इससे गुणा करो, ये 2 हो गए और ये 4 हो गया, तो बड़ी कौन होगी, ये छोटी हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे 1/2 भी हटा दो, तो आपकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 1/4। ये कंपेयर किया जाता है मेरे भाई, कंपेयर करके अपन ये कर सकते हैं। या ऐसे नहीं करते हो तो आपके पास एक तरीका है, इनका एलसीएम ले लो। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 1/4। इन नीचे वाले हरों का लैसे ले लो, यानी कि 2, 3, 4 और 4 का लैसे लोगे तो आप कहोगे मेरे भाई कि इनका लैसे कितना हो गया, जैसे 2, 3 और ठीक है, तो ये लैसे ले लोगे तो लैसे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इनका लैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। 12 को इससे गुणा कर दो, 12 को इससे गुणा कर दो, 12 को इससे गुणा कर दो, 12 को इससे गुणा कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। इससे काटोगे तो ये 3, यहाँ 12 इससे कटा तो 3, 3 एकम 3, ये 3 आया। इससे काटोगे तो 3, ये 9 आया। इससे काटोगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये 8 आया। इससे काटोगे तो ये 6 आया। तो 6 एकम 6, सबसे छोटी यही तो है 3। तो आप ऐसे करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ
आपको बोला है 5,000 रुपये जो है क्या है 5,000 रुपये की धनराशि 34% वार्षिक दर से 12 वर्षों में उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे PRT बटा 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। P कितना है तो आप कहोगे सर मूलधन है 5,000, दर कितनी है 34, समय कितना है 12, बटा कितना हो जाएगा 100। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, काटा छाटी करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये हो गए मेरे प्यारे बच्चे 50 और ये हो गए 34 और ये हो गए 12। पहले इसको इससे गुणा कर लो। 12 चौक 48 हासिल के 4, 12 36, ये 408 हो गए। और 408 को मेरे प्यारे बच्चे 50 से गुणा करना है। तो एक जीरो तो लग गया, 8 पंजो 40 और 4 पंजो 20। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 20,400। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे भाई 20,400, यानी कि 20,400 हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या है परफेक्ट आंसर। आगे देखिए, आपसे बोला है कि किसी संख्या में 10% की कमी होने पर 2700 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे हर संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो उसमें से 10% कम कर दो। 10% कम करोगे तो आपको 90% हो गया, और 90% का मान आपको 2700 दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे 1% का मान कितना आएगा, तो आप तो हो गए सर 2700 के अंदर भाग दे दीजिए किसका 90 का। तो काटा छाटी कर लो। काटा छाटी करोगे तो इसे काटोगे तो 1 का मान आया मेरे प्यारे बच्चे 1% का भी। अरे मुझसे करेंगे यार हम तो सही मतलब इसको हम पढ़े ना नो तो मैं लगे चला हमारा कभी नहीं खराब है कभी उसको छोड़ो पढ़ गए सिटी वाला कौन कौन बोल लिया बता कुछ तो देख लो नोएडा वैल्यू आया 30। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी उसमें वो ना जीबी रोड पे मेरा रांड के तो वही होंगे जीबी रोड पे मेरा रांड के तो वही होंगे 100% का मान आएगा 100। जीबी रोड रंडी तुम्हारे तो दावत बेच रही है नाम नवाब ने तो ले दी क्या फोन ही ना करा दोबारा 30। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 3000। हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा 3000। मकरागिरी नहीं करनी है मेरे भाई, ईमानदारी से सेशन लेना और क्वेश्चन का धुआं धुआं करना है। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो, आपसे बोला बैठे हैं दावत में तो पीने देते हो दावत लगी संख्या में 20 जोड़ दें। तो मान लो संख्या x है और उसमें कितने जोड़ दो 20, तो आपको जोड़ने पर 84 प्राप्त होते हैं। तो आपसे बोला वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे 20 को उधर भेज दो। तो 84 माइनस 20, तो आंसर कितना आया, तो आप कहोगे सर आंसर आया 64, यानी कि x का मान क्या आया 64, और वो संख्या आपने मानी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे उड़ाना है मेरे भाई पेपर में। मैं कह रहा हूँ तुम्हें 60 मिनट जरूर मिलेंगे 50 क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन मेरा सेट 40 मिनट का क्वेश्चन करके बैठेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज एक आपको समीकरण दे रखिए मेरे प्यारे बच्चे। देखिए समीकरण में क्या बोला है, आपको बोला 380 भाग 19 इंटू 20। वी बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे 380 में पहले आपको 19 का भाग देना है, फिर इसे 20 से गुणा करना है। तो भाग दिया 19 दूनी 38, 20 आ गए, और 20 को 20 से गुणा किया तो मेरे प्यारे बच्चे कितने आ गए 400। तो यहाँ जो आंसर आएगा मेरे लाडले वो कितना आएगा 400, यानी कि 400 हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाए। आज इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको यहाँ रूट हटा दो। रूट हटा दो तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर करोगे तो इधर से रूट हट जाएगा। तो 8 इंटू 18 इंटू एक्स बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। 18 8 144 होता है मेरे भाई। 144 इंटू एक्स बराबर 576 है। तो एक्स बराबर कितना होगा, तो 576 में 144 का भाग दे दो। 144 चौके मेरे प्यारे बच्चे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16, 16 और 1 17, 4 और 1 पढ़ रहे हैं फिर भी ज्योमेट्री तो बस चक्र के त्रिकोणमिति का एक सवाल आवा मैंने सवाल आवा ज्योमेट्री भूल गया यार। ज्योमेट्री का भूल ना एक सवाल आया बहुलक का भी एक सवाल
वाला आया बस बहुलक मार दिखा गाड़ी वाली नहीं होगी एक ही ना हाँ नंबर बहुलक होता है तो कौन सा ये तो वाला है 1% है तो यानी कि 144 जो है मेरे भाई वो इसको कितनी बार काट देगा, 4 बार काट देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का। आंसर हो जाए सी ऑप्शन है मेरे भाई, वो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बोला एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 78 मीटर, इस पर एक तारबंदी करने का खर्चा 50 रुपए प्रति मीटर है, तो कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको तारबंदी करनी कितनी है तो उसका परिमाप निकालो। आप उसका परिमाप निकालोगे तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक L + B यानी कि लंबाई ये प्लस परिवार की है मेरे ना। भैया लंबाई कितनी है 112, चौड़ाई कितनी है 78। आप इन्हें जोड़ लो, पहले जोड़ोगे तो 2 8 0 7 और 1 8 और 1 9 190 हो गया। 190 को इससे गुणा करोगे तो भी कितने आ जाएंगे? अपडेट तो आप कहोगे जब सर भी खोल के 380 आ देखो, जाएगा। जब ये अब 1 मीटर का खर्चा जो है आपके सामने यहाँ कितना है? 50। मेरे प्यारे बच्चे 380 मीटर का खर्चा निकालना है तो इसको 50 से गुणा कर दो, तो 2 जीरो तो आपके सामने वैसे लग गए। 8 पंजो 40 हासिल के 4 और 15 और 4 मेरे प्यारे बच्चे कितने हो गए? 19। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया मेरे प्यारे बच्चे, वो खर्चा टोटल कितना हुआ? 19,000 रुपए हुआ। ठीक है, तारबंदी करने का खर्चा। ये तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस परिमाप निकालो। परिमाप निकाल के 1 मीटर का खर्चा 50 रुपए है, तो आपको निकालना 380 मीटर का खर्चा कितना होगा, तो गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 19,000। आ जाओ। एक कार 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, 4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करती है? तो आप कहोगे सर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी? मेरा बच्चा कहेगा 1 घंटे में करेगी 20/4, काटा छाटी करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में कार चलती है 5 किलोमीटर। आपको कितने घंटे चलाना है? 7। 7 घंटे में कितना चलेगी? तो 7 घंटे में कितना चलेगी? तो 1 घंटे में जब वो चलती है 5, तो 7 में चलेगी सर 7 से गुणा कर दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 35 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 35 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। अच्छा, आपको बोला यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। अब ट्रेन की चाल क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे? ट्रेन की चाल होगी कुल लंबाई कितनी है? 90 और 210, इनको मेरे प्यारे बच्चे जोड़ दीजिए। जैसे आपने जोड़ा तो कितने आए? 300 मीटर। और समय कितना ले रही है? 20 सेकंड। तो जैसे आपने भाग दिया, क्योंकि चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, तो चाल आ जाएगी 0 से 0 कट गया, इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपसे जो चाल पूछी है ऑप्शन में किलोमीटर में, तो आपको हमेशा एक डेटा याद रखना है, किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे मीटर पर सेकंड। एक लाइन हमेशा याद रखनी है, नोट कर लेना अपनी कॉपी। आपको इसका डेटा ऐसे याद रखना है कि किलोमीटर में आपको 18 याद रखना है और मीटर में 5 याद रखना है। यहाँ तुम्हें मीटर की वैल्यू दे रखी है 15, यानी कि कहने का मतलब 5 को 15 बनाना है तो किससे गुणा किया आपने? 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको भी 3 से गुणा कर दो, 18 दूनी 36, 18 54, तो यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे करके आप क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे क्या कर सकते हो? उड़ा सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये लाइन याद रखना। कितने भी कन्वर्जन हो, किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को किलोमीटर में बदलना, मेरा बच्चा आसानी से कर सकता है। आ जाओ, एक वर्ग की परिधि दे रखी है आपको, तो मेरे प्यारे बच्चे वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर कितना है? 88। तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान रख लो मेरे भाई 22/7 इंटू आर का मान तो निकालना है 88। आप इसे मेरे प्यारे बच्चे काटोगे तो 44 हो गए, 44 को 88 से काटोगे तो 2 बार गया, तो r/7 बराबर 2 है, तो r बराबर मेरे प्यारे बच्चे 7 × 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। एक इक्वेशन आपको दे रखी है कि x + 1/x = 5 है, तो x² + 1/x² का मान बताइए। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, एक फॉर्मेट याद रखो कि x + 1/x = अगर a दे रखा है, तो अगर आपको x² + 1/x² पूछे मेरे प्यारे बच्चे a² करके -2 कम कर देना। यही तुम्हारा डायरेक्ट, आप इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हो। अब आपको अगर ये निकालना है तो मुझे बताओ a का मान कितना है? 5। तो हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर करके 2 कम करना है, तो 25 में से 2 कम करें तो मेरे प्यारे बच्चे कितने आ गए? 23, यानी कि बी ऑप्शन। कुछ भी ना दिखा रहे यार, ऐसा दिखा रहे आप बता। प्यारे बच्चे कितने आ गए? 23, यानी कि बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे नहीं करते हो तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2ab। 2ab में से x कट गया, बराबर 25 हो गया। 2 को उधर लेके जाओगे तो x² + 1/x² = वही 23 आएंगे। ये 2 इधर चले गए, मान लीजिए इन 2 को उधर ले गए तो माइनस के 2, माइनस के कितने होंगे मेरे भाई? इधर से ये गया माइनस के 2 और x² + 1/x² = कितना आ गया? 23। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। चलिए आ जाओ, आपको बोला सप्त बहुभुज में कितनी भुजाएं होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, नाम से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सप्त बहुभुज। सप्त का मतलब जिसमें 7 भुजा होती है। सप्त किसे कहते हैं? जिसमें 7 भुजा होती है। तो सिंपल सा था, इसमें कितनी भुजा है? 7 भुजा। कितनी भुजा है मेरे भाई? 7 भुजा है। ऐसे करके अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। आ जाओ, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए समझिए, एक विशिष्ट कूट भाषा में MONEY, इसको क्या लिखा जा रहा है? ZDONN लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है उसी कूट भाषा में RATED को क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा कंसेप्ट है, देखना।
मेरे प्यारे बच्चे ये 13 है, ठीक है। 13 से 14 हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है एक कम कर दिया, एक जोड़ दिया, आगे आ जाओ। 25 से 26 हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एक जोड़ दिया। 15 से 14 हो रहा है मेरे भाई, एक कम कर दिया। 5 से 4 हो रहा है मेरे भाई, एक कम कर दिया। यहाँ 14 से 15 हो रहा है, एक जोड़ दिया। तो लॉजिक बैठ गया होगा कि पहले जोड़ना है, फिर बीच वाले में घटाना है और अंदर वाले में जोड़ना है। तो आप इन पे नंबर डालोगे 18, 1, 20, 5 और ये 4। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इसमें एक जोड़ना है, तो 19 पे एस आता है। 19 पे क्या आता है? एस। इसमें भी एक जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे, तो 5 पे क्या आता है? ई। जिसके ई और एस लास्ट में है वही आंसर है। ई और एस यहीं मिल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, बाकी तो किसी ऑप्शन में मिल ही नहीं रहे। तो आप सीधा सीधा कह सकते थे डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन और भी चेक करो, तो 1 से 1 कम करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 0 का मतलब 26, 26 पे जेड आता है, ये देखो जेड है। फिर 5 में से 1 कम करोगे तो 4, 4 पे डी आता है, ये रहा डी मेरे भाई। फिर 20 में 1 जोड़ना है, 21, 21 पे क्या आता है? यू। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। आ जाओ, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है और आपको मैंने सिलेक्शन बेच में पढ़ाया भी है। यहाँ 3 लेटर आने वाले हैं, तो पहला लेटर पकड़ लो मेरे प्यारे बच्चे। पहला लेटर पकड़ो, ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 20 पे आता है। अब इनके बीच का अंतर देखो, 2 से 5 हो गया, 3 जुड़ रहे हैं। 5 से 9 हो गया, 4 जुड़ रहे हैं। यहाँ पे मेरे भाई 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 6 जुड़ रहे हैं, तो आगे यहाँ जो आएगा वो 7 जुड़ेगा। और 20 में 7 जोड़ोगे तो 27। 27 तो लेटर ही नहीं होते अल्फ़ाबेट में, तो हम 26 कम कर देंगे तो 1 पे क्या आता है? ए। क्या यहाँ ए है? नहीं सर। क्या यहाँ ए है? नहीं सर। क्या यहाँ ए है? नहीं सर। यहाँ ए है। तो बाकी हमें मेरे प्यारे बच्चे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी हमें कोई भी चेक करने की मेरे भाई कतई कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे करके हम उड़ा सकते हैं। आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में EIVE, इसको क्या लिखा जा रहा है? EVIE लिखा जा रहा है। आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चे LOUS को क्या लिखा जाएगा। देखो तो मेरे प्यारे बच्चे पोजीशन चेंज हो रही है, देखो ये डी है मेरे भाई, यहाँ पे है ना, डी है। देखो पोजीशन चेंज हो रही है, डी है यहाँ पे। तो देखो डी यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया, वी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया। पोजीशन चेंज लॉजिक है। तो मेरे भाई एल यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। तो SUOL ऑप्शन गलत कैसे लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? चलिए देखिए, ई, अच्छा, एक थोड़ा सा मेरे भाई फास्ट नहीं चलना। EIVE इसको लिखा जा रहा है EIVD। कहने का मतलब यही है कि डी यहाँ चला गया, ठीक है। फिर आई और इसको ऐसा का ऐसा रखा है, ये जैसे है वैसा का वैसा रखा है और इसको यहाँ भेज दिया। तो LOUS। तो मेरे प्यारे बच्चे हमें कुछ नहीं करना, इसको इधर लेके आ जाना है और इसको इधर लेके आ जाना है, और ये जैसे है वैसा का वैसा इन्हें रखना है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। यानी कि ये दोनों लेटर मेरे प्यारे बच्चे चेंज नहीं होंगे, बाकी फर्स्ट लास्ट बन जाएगा, लास्ट फर्स्ट बन जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसे करके अपन क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि विमान का संबंध पायलट से है। जब हवाई जहाज है उन्हें मेरे प्यारे बच्चे कौन उड़ाता है? तो आप कहोगे सर पायलट उड़ाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे जहाज को कौन, जो समुद्री जहाज होते हैं उन्हें कौन चलाता है? या कप्तान चलाता है, या फौजी चलाता है, या नौसेना चलाती है, मेजर? तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर आएगा कप्तान चलाता है। क्या चलाता है? कप्तान चलाता है। और ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने कहा था खुद पे लेके कर लो, कहने वाला तुम्हें बनना है। तो प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, तो आप चेतन बन जाओ। शुरू कहाँ से करना? मेरे से। आप चेतन बने, आपकी दादी होगी, आपकी दादी की इकलौती संतान आपके पापा होंगे, और आपके पापा की पुत्री आपकी बहन होगी। इसका मतलब वो लड़की आपकी बहन है, वो लड़की मेरे प्यारे बच्चे आपकी बहन है। तो बोला चेतन उस लड़की से, यानी कि चेतन उस लड़की का क्या लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चे सीधा सीधा आंसर है, चेतन उस लड़की का भाई लगता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और प्यारे बच्चे मुझे